मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका कक्षा 9 में हिंदी विषय में स्वागत है। आज मैं आपको छायावादी लेखिका व कवित्री महादेवी वर्मा का गिल्लू नामक पाठ का द्वितीय खंड पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम खंड मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें 2 गद्यांशों की व्याख्या कर दी है। आज मैं पुनः उनका जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और फिर गद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। महादेवी वर्मा जी का ये चित्र है, आप इनको देख लीजिए और इनको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। महादेवी जी का ये जीवन परिचय, उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु बेटा 11 सितंबर 1987 में हुई थी। उनके बाबा जी का नाम श्री बांके बिहारी था और इनके परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद कन्या रत्न का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। माता का नाम हेमरानी देवी था और हेमरानी देवी बड़ी ही धर्मपरायण, धार्मिक प्रवृत्ति की, कर्मनिष्ठ और भावुक महिला थी। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनके सहोदर भाई नहीं थे, लेकिन मन से उन्होंने अपना भाई मान रखा था, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को और श्री सुमित्रा नंदन पंत को। पूरे जीवन भर ये इन दोनों को भाई के रूप में राखी बांधती रहीं और निराला जी से इनका कुछ अपनापन ज़्यादा ही था। घर में ही रह कर के इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी और इनका बाल विवाह हो गया था। इस कारण इनकी शिक्षा में कुछ बाधा आई, लेकिन फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और 1919 में क्रॉसफेट कॉलेज इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में ही रहने लगी। महादेवी वर्मा ने 8वीं कक्षा में 1921 में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। महादेवी वर्मा जब 7 वर्ष की थी तभी से उन्होंने कविता करना प्रारंभ कर दिया था और 1925 में जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तो वे एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उस समय की प्रसिद्ध कवित्री थी, उससे इनकी दोस्ती थी और 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे, छप गए थे और महादेवी जी को यामा कृति के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। महादेवी जी को विरह की गायिका के रूप में आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से प्रतिवर्ष किसी एक भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यामा कृति के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यामा कृति में इनकी सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संकलन है, तो उसी के लिए इन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आशा है उनके जीवन परिचय से आप परिचित हो गए होंगे और अब हम उनकी महादेवी वर्मा की रचनाओं पर आते हैं। इनका प्रारंभ कवित्री के रूप में हुआ था, लेकिन ये एक श्रेष्ठ गद्य लेखिका भी थी और गद्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। निबंध संग्रह हैं जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध है, छड़दा है, अबला है और सबला। ललित निबंध का श्रेष्ठ उदाहरण वो छड़दा है। फिर उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं। अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार है, पथ के साथी हैं और इनके रेखा चित्रों में चित्रात्मकता और भावात्मकता के गुण विद्यमान हैं। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था, जो अपने नारीवादी चिंतन के कारण ही चांद पत्रिका सर्वश्रेष्ठ स्त्रीवादी पत्रिका के रूप में हम सबके सामने आई। और आलोचना भी इन्होंने लिखी, जो इनके काव्य संकलन थे, उसमें यामा, दीपशिखा की भूमिकाएं तथा हिंदी का विवेचनात्मक गद्य आदि आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। काव्य रचनाएं बेटा निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। भाषा शैली, महादेवी जी की भाषा
अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ थी, समर्थ थी, हर तरह के भावों को प्रकट करने के योग्य थी, शक्तिशाली थी, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी और इसमें इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, इसलिए इनकी भाषा को संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भी कहा जाता है। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। यथा स्थान, उचित स्थानों पर इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है और इस तरह से अपनी भाषा को जीवंत और सजीव बनाया है। महादेवी जी यथार्थवादी गद्य लेखिका थी। इनकी रचनाओं में चित्रोपम वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सुक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि भी द्रष्टव्य है, दिखाई देती है। जैसा कि हमने बताया, शैली एक पद्धति होती है, एक प्रकार होता है, एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से साहित्यकार अपनी विषय वस्तु व कथ्य को व्यवस्थित करता है और क्रमबद्ध करता है। और इनकी गद्य शैली की जो विशेषताएं वह है बौद्धिकता है, बुद्धि प्रधान है, साथ ही साथ उसमें संवेदनशीलता भी है, इसलिए उसमें काव्यात्मकता के भी गुण पाए जाते हैं, भावात्मक है, भावों से परिपूर्ण है, मार्मिकता है, हृदय को स्पर्श करने की, छूने की क्षमता रखती है और व्यंग्यात्मकता भी दिखाई देती है, साक्ष्य भी है और व्यंग भी है। और इनकी भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण इनकी रचना मेरा परिवार में दिखाई देता है। मेरा परिवार में से ही गिल्लू नामक पाठ लिया गया है। अब बेटा हम रेखा चित्र किसे कहते हैं यह भी आपको बता देते हैं। हिंदी साहित्य कोश में रेखा चित्र की परिभाषा इस प्रकार है: रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है, मतलब चित्रण है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु का वर्णन किया जाता है, कम से कम शब्दों में किया जाता है, वो भाव प्रधान होता है और आपको प्रभावित करने की उसमें क्षमता होती है और इस तरह से शब्द रूपी रेखाओं का उसमें अंकन होता है, मतलब चित्रण किया जाता है। और रेखा चित्र एक आधुनिकतम गद्य विधा है। जैसे गद्य की अन्य विधाएं नाटक हैं, कहानी है, उपन्यास है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, लेकिन रेखा चित्र एक आधुनिकतम गद्य विधा है और इस पर चित्रकला का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गद्यकार शब्दों के माध्यम से एक प्रकार का चित्र सा प्रस्तुत कर देता है। तो रेखा चित्र किसे कहते हैं ये इससे आप परिचित हो गए होंगे। अब कवित्री व लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार नामक रेखा चित्र संग्रह से गिल्लू नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। गिल्लू रचना में महादेवी जी ने गिलहरी जैसे अति सामान्य प्राणी की प्रत्येक छोटी सी छोटी चेष्टाओं का अत्यंत सुंदर व हृदय स्पर्शी, मन को छू लेने वाला चित्रण किया है। इसमें उन्होंने एक कोमल, गिलहरी मुलायम होती है, कोमल होती है, देख के ही आपको लगता है, तो और लघु प्राण होती है, एक छोटी सी सुंदर सा जीव होती है, तो उसी का, गिलहरी का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहशील भावों का समन्वय है। इन भावों से इस रचना को बांधा गया है और वर्णनात्मक शैली पर आधारित इस रचना में उन्होंने अत्यंत सरल, सहज व अत्यधिक मनोरम कोमलकांत साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस पाठ में मुख्यतः वर्णनात्मक शैली अपनाई गई है और जो खड़ी बोली है कोमलकांत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। अब हम गद्यांश की बच्चों व्याख्या पर आते हैं। 2 गद्यांश की व्याख्या हम प्रथम खंड में पढ़ा चुके हैं। अब हम ये तीसरे गद्यांश की व्याख्या आपको पढ़ा रहे हैं इस द्वितीय खंड में। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर गद्यांश को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और फिर उसमें अंत में हम विशेष लिखते हैं। तो संदर्भ क्या है बेटा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो इसमें हमने रचना का नाम और रचनाकार का नाम बताया। फिर प्रसंग में बेटा गद्यांश की जो मुख्य बात होती है उसको 1-2 पंक्तियों में हम भूमिका के रूप में बता देते हैं, वह प्रसंग कहलाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने लघुगात जीव को नाम देने, उसके सुंदर क्रियाकलापों व पारस्परिक प्रेम का आकर्षक वर्णन किया है।
अब हम ये गद्यांश पढ़ रहे हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका यह कहने जा रही है 4-5 महीने की होने पर उसके जो रोए थे वो बिल्कुल चिकने हो गए और पूंछ में खूब सारे रोए आ गए, जिससे उसकी पूंछ जो है वो झब्बेदार एकदम गुच्छेदार लगने लगी और बाल सुलभ उत्सुकता के कारण उसकी जो चमकीली चमकीली आंखें थी वो क्या होने लगी, चंचल हो गई, अस्थिर होने लगी, है ना। वो अपनी चंचल आंखों से इधर उधर देखती थी और ये उसकी यह सुंदरता देख करके हम सबको बहुत आश्चर्य होने लगा कि किस तरह से हम इस को बचा करके लाए थे, किस तरह से इसके घाव थे, लेकिन आज 3-4 महीने बाद वही गिलहरी कितनी सुंदर लगने लगी है। अब हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। अब यहाँ लेखिका ये कहना चाह रही है कि वह एक गिलहरी थी, लेकिन अब वो हमारी हो गई, तो समूह से उसने हटा करके लेखिका ने उन्होंने उसको अपना बना लिया और फिर उसको क्या कर दिया, उसको एक नाम दे दिया और वह गिल्लू कहलाने लगा। और सभी घर के परिवार के सदस्य उसको गिल्लू गिल्लू कह करके पुकारने लगे और इस तरह से वह अपने को गिल्लू समझने लगा। जब गिल्लू कहकर पुकारा जाता था तो वह परिवार के सदस्यों के पास आ जाता था। लेखिका यहाँ पर यह कहना चाहती है और फिर लेखिका आगे यह बता रही है कि कैसे गिल्लू के लिए एक रहने का उन्होंने स्थान बना दिया। जैसे गिलहरी कोमल होती है और उसके रोए मुलायम होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने फूल की एक डलिया, फूल भी मुलायम होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, वैसे ही गिल्लू भी सुंदर थी, उसके रोए बहुत मुलायम थे और अपनी मनोहारी क्रियाओं से वो सबका मन आकर्षित किए रहती थी, खींचे रहती थी। तो उसी फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में, टोकरी में रुई बिछा करके और उसे तार से खिड़की पर लेखिका ने लटका दिया। और लेखिका बता रही है वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा कि उस डलिया को वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। अब लेखिका गिल्लू के आश्वस्त हो जाने का और उसकी प्रसन्नता का वर्णन कर रही है कि कैसे वह अपने घर में झूला झूलने का आनंद भी लेता था और धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उसका पता इससे लगता था कि वह आंखों को कभी कमरे के भीतर केंद्रित करता था और कभी कभी खिड़की के बाहर वो केंद्रित करता था और अंदर और बाहर ना जाने बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण वह क्या क्या देखता रहता था और समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका कह रही थी ये तो हमें दिखाई तो देता था कि वह सब तरफ अपनी निगाहें डालता रहता है, और लेकिन जब वो जो कार्य करता था उससे उसकी समझदारी सबके सामने आती थी और उसकी समझदारी को देख करके सबको अत्यधिक आश्चर्य होता था। और उसकी समझदारी का उदाहरण लेखिका दे रही है, बता रही है, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। अब लेखिका उसकी बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण दे रही है कि जैसे बच्चे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे ही यह गिल्लू भी हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह क्रिया करता था। जब लेखिका अपने लेखन में ध्यान मग्न हो जाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि लेखिका उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसके अपने मन में बहुत एक तेजी से एक भाव उत्पन्न होता था और फिर उसके लिए उसने एक बहुत सुंदर उपाय भी ढूंढ लिया था। लेखिका कह रही है वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता था, और जब वो चढ़ता और उतरता होगा इतनी तेजी से तो सर सर की आवाज़ होती होगी अवश्य ही, तो लेखिका का ध्यान लेखन से भंग होता होगा और वह गिल्लू की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करती होगी और उसकी इस बाल सुलभ क्रियाओं और चेष्टाओं से प्रसन्न
प्रसन्न हो जाती थी और इस तरह गिल्लू भी खुश हो जाता था कि उसने लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो यही उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी थी और इसी को देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसी की ओर लेखिका ने हम सबका भी ध्यान आकर्षित किया है। और फिर लेखिका आगे ये कह रही, उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अब लेखिका ये बता रही है कि अंततोगत्वा वह गिल्लू को उठाने के लिए उठ जाती थी अपनी जगह से, और जब तक उसको पकड़ नहीं लेती थी, अपनी गोद में नहीं ले लेती थी, तब तक गिल्लू पर्दे के ऊपर चढ़ता और उतरता ही रहता था। और फिर लेखिका बता रही है, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। अब लेखिका बता रही है कि जब वह गिल्लू को पकड़ लेती और लेखिका उसको अपने पास में बैठाने के लिए कि ये एक जगह शांति से बैठ जाए जिससे वह अपना लेखन कार्य करती रहे, उसको एक लिफाफे के अंदर डाल देती थी। खाली उसका सिर और उसके आगे के 2 पंजे लिफाफे से बाहर रहता था और उसका सारा शरीर जो है और पिछले 2 पंजे वो लिफाफे के अंदर रहते। और लेखिका कहती है कि वह लेखिका का सानिध्य पाने के लिए और उनके पास रहने के लिए और उनके प्यार को अनुभव करने के लिए घंटों इसी तरह से उस लिफाफे में बैठा रहता था और उसे लगता था कि वह लेखिका के पास है और लेखिका का ध्यान भी उसकी तरफ है। और ये भी उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक था कि कैसे वह लेखिका के स्नेह को प्राप्त कर लेता था और लेखिका का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था और अपनी चमकीली आंखों से वह लेखिका का सारा कार्यकलाप देखता रहता था कि लेखिका क्या क्या कर रही है। आशा है इस गद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। और फिर गिल्लू का विशेष है, अपने प्रति संरक्षक के प्रति लाड़ दुलार का वर्णन सहज स्वाभाविक खड़ी बोली में चित्रोपम शैली में किया गया है। प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या में जैसा कि हमने आपको बताया कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष लिखते हैं। फिर ये प्रश्न है कि गिल्लू का घर कहाँ था। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम आपको अगले गद्यांश की व्याख्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम वही संदर्भ करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने गिल्लू के बड़े होने के साथ उसके सहज स्वभाव और व्यवहार का वर्णन किया है। कैसे कैसे वो बड़ा हो रहा है गिल्लू और जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं जीव मात्र की, वह उसके अंदर धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। तो इनका बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन लेखिका ने प्रस्तुत गद्यांश में किया है। जैसे भूख है, मित्रता है, स्वतंत्रता है, इन सब की आकांक्षा वो जीव मात्र के अंदर एक सहज प्रवृत्ति के रूप में होती है। तो गिल्लू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उनकी इन सहज प्रवृत्तियों का वर्णन लेखिका ने प्रस्तुत गद्यांश में किया है। गिलहरियां जब आवाज़ करती हैं तो उनकी आवाज़ जो आती है वो चिक 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 इस तरह आती है। तो लेखिका यहाँ पर यह बता रही है कि गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वह क्या करता था, वह चिक चिक करके मानो उन्हें सूचना देता था, उन्हें बताता था कि अब मुझे भूख लग गई है। और गिल्लू को काजू सबसे अधिक पसंद था। लेखिका के द्वारा काजू या बिस्कुट दिए जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अब लेखिका बता रही है कि गिल्लू लिफाफे के अंदर वैसे ही बैठा है लेकिन अपनी भूख को जो है वो प्रकट भी कर दे रहा है। और फिर प्रकट करने के बाद जब लेखिका उसे काजू या बिस्किट दे देती तो बड़े ही सुघड़ता से जो उसके लिफाफे के बाहर 2 पंजे थे उनसे धीरे धीरे अपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़े करके काजू और बिस्कुट खाता रहता था। अब लेखिका यहाँ पर बता रही है कि बसंत ऋतु आई और यह गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत था। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं और बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि इस समय प्रकृति की सुंदरता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। चारों तरफ हरियाली है, फूल खिले रहते हैं,
हैं, फूलों की सुगंध वातावरण में व्याप्त रहती है। तो इसीलिए लेखिका बसंत ऋतु का उल्लेख कर रही है और लेखिका के घर में जो नीम का पेड़ होगा, जो चमेली के पौधे होंगे, तो उनकी जो सुगंध है, उनकी जो गंध है, वो लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी है। लेखिका यह बता रही है कि बसंत ऋतु में चमेली के फूल आते हैं, नीम में नीमकौरियाँ आती हैं, तो वो जो इनसे जो एक महक निकलती है, एक जो खुशबू आती है, और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी हैं। गिल्लू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जब वो उसे स्वतंत्रता की आकांक्षा हो रही है, वह भी खिड़की के पास जाकर के बैठ जाता होगा। तो जब बाहर की गिलहरियां देखती होंगी तो मित्रता भाव के कारण जो है और समान जीव के कारण वो खिड़की के निकट आ जाती होंगी और वह बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर के चिक चिक करके ना जाने क्या क्या कहने लगी हैं। लेखिका ये बता रही है कि वो लोग आपस में अपनी भाषा में बात करती हैं, जो कि भाषा लेखिका को या हम मनुष्यों को समझ में नहीं आती है, लेकिन उनका इस तरह से चिक चिक करना ऐसा लगता है कि जैसे वो आपस में बात कर रही हैं, मित्रता का भाव प्रकट कर रही हैं और एक दूसरे के समीप आना चाहती हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू जब जाली के पास बैठा तो लेखिका को यह समझ में आ गया कि यह भी अपने समान जीवों के पास जाना चाहता है, तो अब हमें इसे स्वतंत्र कर देना ज़रूरी है। और इसलिए लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब लेखिका ने उसको स्वतंत्र करने का उपाय ढूंढ निकाला और अपने कमरे में जो एक खिड़की थी उसमें जो जाली लगी थी, उस जाली के एक कोने को काट दिया, जिससे गिल्लू बड़े आसानी से बाहर चला जाता और अपने मित्रों के साथ अपना समय व्यतीत करता। और जब उसे यह लगता कि लेखिका घर में आने वाली है, तब वह घर के अंदर भी उस कटी हुई जाली से आ जाता था। और इस तरह गिल्लू को भी स्वतंत्रता प्राप्त होकर के बड़ा ही अच्छा लगा। उसने चैन की सांस ली और अपने मित्रों के पास जाकर के उसने प्रसन्नता का भी अनुभव किया। लेखिका अब ये भी बताना चाह रही है, गिलहरी एक बहुत ही छोटा सा प्राणी है अब, और लेखिका के घर में कुत्ते, बिल्लियां आदि भी अन्य पशु भी पले हुए थे, तो इन बड़े जानवरों से गिल्लू के प्राण की रक्षा करना भी एक समस्या थी। तो जब लेखिका घर से बाहर चली जाती थी और गिल्लू भी उस जाली के दरवाजे से बाहर चला जाता था, तो लेखिका निश्चिंत हो जाती थी कि चलो गिल्लू अपने मित्रों के साथ बाहर गया हुआ है, अब वह सुरक्षित है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। तब से यह रोज का यह उसका एक दैनिक चर्या बन गई कि जब लेखिका घर से बाहर जाती तो वह भी बाहर चला जाता, और जब लेखिका घर में कदम रखती तो वह भी घर में आ जाता और लेखिका के प्रति अपना प्यार प्रदर्शित करता था, जो कि उसका वही पुराना प्रेम प्रकट करने का तरीका था कि गिल्लू मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता और इस तरह लेखिका के प्रति अपना प्रेम भी प्रदर्शित करता। और इससे उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का भी पता चलता है कि जैसे उसे समय का ज्ञान हो कि लेखिका जैसे ही घर में आती है, वैसे ही अपने दोस्तों को वह छोड़ करके उस घर में आ जाता है और लेखिका के पास रह करके लेखिका के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगता है। और यह उसकी दैनिक चर्या थी, रोज का कार्यक्रम था। अब विशेष बेटा, लेखिका ने जीव मात्र की मूलभूत प्रवृत्तियों जैसे भूख, मित्रता, स्वतंत्रता आदि का मनोवैज्ञानिक वर्णन समर्थ खड़ी बोली व विवेचनात्मक शैली में सहजता से किया है। बड़े स्वाभाविक रूप में यह वर्णन किया है। अब प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गिल्लू को खाने में क्या दिया जाता है। अब हम इसके तीसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। यह संदर्भ है। वही रचना का नाम और रचनाकार का नाम। फिर प्रसंग में बेटा प्रस्तुत गद्यांश की प्रमुख बातों को हम एक दो पंक्तियों में यहाँ पर लिख देते हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने गिल्लू की बाल सुलभ शरारतों का मनोरम अंकन किया है। गद्यांश अब मैं पढ़ रही हूँ। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका अब ये बता रही है कि जैसे ही लेखिका कमरे से बाहर जाती, गिल्लू को पता चल जाता कि अब लेखिका के घर से बाहर जाने का समय हो गया है, तो गिल्लू भी वही खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। जो उसके लिए बाहर जाने का रास्ता बना दिया गया था, उससे वह बाहर निकल जाता और दिन भर, पूरे दिन भर गिलहरियों का जो समूह था उसका नेता बन करके हर डाल पर उछलता कूदता रहता, जो गिलहरियों की एक स्वाभाविक आदत है। इस तरह से वह अपने मित्रों के साथ सुखपूर्वक पूरा दिन व्यतीत करता और वह नेता बना, क्योंकि वो समझदार था, बुद्धिमान था, इंसानों के साथ रहता था। प्यार जितना उसको मिल रहा था, उस प्यार ने उसके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा कर दिया था। इसलिए लेखिका कह रही है कि वह गिलहरियों के समूह का नेता बन करके दिन भर उछलता कूदता और फिर 4 बजे जैसे ही लेखिका के घर आने का समय होता, जो कि 4 बजे था, वैसे ही वो खिड़की से भीतर आ जाता, अंदर आ जाता और अपने घर रूपी झूले में झूलने लगता। और यहाँ भी एक तरह से झूल करके वह लेखिका के घर आने पर अपनी खुशी प्रकट करता था। और मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अब लेखिका कह रही है कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही और अपने प्रेम के कारण ही लेखिका को चौंका देता था और यह उसमें आदत कब आ गई लेखिका समझ नहीं पाई। लेकिन लेखिका को चौंकाने के लिए वह कहाँ कहाँ छुप जाता था, इसका वर्णन लेखिका ने किया है। फूलों में छिप जाता था, फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छुप जाता था और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अब लेखिका ये बता रही है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका को पशु पक्षियों को पालने का शौक था, इसलिए लेखिका बता रही है कि उसके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जैसा कि उसने उल्लेख भी किया है कि कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और ये गिल्लू को तो पाल ही रखा है। और उन सब से लेखिका का कोई प्रेम भी कम नहीं है, परंतु किसी भी पशु पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना साहस नहीं हुआ था कि वह लेखिका के साथ लेखिका की थाली में खाए। ऐसा लेखिका को याद नहीं आ रहा है, परंतु गिल्लू इसमें भी अपवाद था, असामान्य था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अब लेखिका ये बता रही है कि जैसे ही गिल्लू को पता चलता कि लेखिका खाने जा रही है, तो वह खाने के कमरे में इतने खिड़की से निकलता, आंगन की दीवार, बरामदा पार करके, इन सब चीज़ों को पार करता हुआ वह जो है लेखिका की मेज़ पर पहुंच जाता, खाने की मेज़ पर, और उन्हीं की थाली में ही बैठ जाना चाहता था। लेकिन बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह लेखिका की थाली में से बड़े ही सौम्य तरीके से एक एक चावल उठाता था, खाता था और इस तरह लेखिका के साथ रह करके और लेखिका के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता रहता था। लेखिका यह भी बता रही कि जैसे ज़्यादा प्यार में बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, वैसे ही उसका जो प्रिय भोजन काजू था, अगर वह उसे प्राप्त नहीं होता था तो वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेता ही नहीं था और या वह अपने घर रूपी झूले से नीचे फेंक देता था। आशा है बच्चों आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब हम विशेष पर आते हैं। लेखिका द्वारा गिल्लू को अनुशासित बनाने व उसकी स्नेहपूर्ण जिद्द का सरल सहज भाषा व आत्मपरक शैली में वर्णन किया गया है। प्रश्न है बेटा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था। अब हम आगे बच्चों शिक्षा व संदेश पर आते हैं।
वही है शिक्षा और संदेश प्रस्तुत कृति उनके पशु पक्षी प्रेम व मानवीय संवेदनाओं को उद्घाटित करती है, जिसके माध्यम से महादेवी जी उपेक्षित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखने एवं ममता का भाव जगाने में सफल हुई। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों की भलाई करने में लगे रहना ही मनुष्य मात्र का सर्वोच्च आदर्श व लक्ष्य होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि इस पृथ्वी तल पर जीव दया के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने श्री रामचरितमानस में लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आशा है आपको तीनों गद्यांशों की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको अगर कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।